तो बच्चों आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.2 के सवाल नंबर 5। बने रहे हमारे साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। बच्चों 450 नंबर की तैयारी के लिए 450 प्लस की तैयारी के लिए हमें समय भी निकालना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, फिर जाके हमारी तैयारी अच्छी होगी और ठीक तैयारी हम लोग कर पाएंगे। तो यहाँ पे 450 प्लस की ही तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो अब हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.2 के सवाल नंबर 5। थोड़ा पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, जांच करने के लिए कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे घात n, एक संख्या दिया हुआ है बच्चों। ये एक संख्या क्या है, 6 पे घात n एक संख्या दी हुई, संख्या 6 पे घात n अंक 0 पे समाप्त हो सकता है। मतलब इस संख्या का जो इकाई अंक है क्या वह 0 पे समाप्त होगा यदि n का मान हम कुछ भी रखें, n जैसे प्राकृत संख्या जहां n क्या हो, 6n एक संख्या है और जहां हम कह सकते हैं n क्या है, n प्राकृत संख्या है। n की जगह पे 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार आप जो चाहें ले सकते हैं। और कह रहा है कि n की जगह पे आप कुछ भी मान रख लीजिए। और क्या बताइए 6 पे घात n क्या 0 पे समाप्त होगा? चलिए करके देखते हैं। इससे पूर्व हम लोग समझते हैं, चलिए हम लोग यहां से शुरू करेंगे और हल करने से पूर्व बच्चों हम लोग थोड़ा सा इधर साइड में रफ करते हैं, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है देखिए, तो 6 पे घात n, 6 पे घात n है। n की जगह पे मैं कहता हूं कि आप छोटी संख्या को मानिए, छोटी संख्या n। जैसे लिखा है कि क्या लिखा है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, तो n कोई प्राकृत संख्या है, एक भी प्राकृत संख्या है, तो क्यों ना हम 1 रख के देखें ताकि हमें सुविधा हो जाए। 1 रखिए, तो हम यहाँ पे n की जगह पे बच्चों 1 रख रहे हैं। 1 रखे तो 6 पे घात 1 का मतलब है 6। क्या यह इकाई अंक 0 पे समाप्त हुआ? आप कहेंगे सर नहीं, और रख लेते हैं। 6 पे घात हम 2 रख लेते हैं। चलिए अब हम n की जगह पे 2 रख के देख लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर है तो 6 के कितना हो जाएगा बच्चों, 36। इकाई अंक क्या 0 पे समाप्त हुआ? आपने कहा सर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इकाई अंक 6 है, 0 पे कहां समाप्त हुआ। चलिए और रख लेते हैं, 6 पे घात 3 रख लेते हैं। तो 6 पे घात 3 रखेंगे, मतलब कहने का भाव यह है कि n का मान हम मान लीजिए 3 ही रखते हैं। तो 6 पे घात 3 का मतलब तो 6 है 3, 6 गुना 6 गुना 6। आप करेंगे 6 के 36 और 36 गुना 6 करेंगे कितना होता है देख लीजिए। 6 36 के 6 हाथ में 11, 3 और 4 18 3 21। बच्चों 216 आया। कितना आया? 216। क्या इकाई अंक 0 पे आया, समाप्त हुआ? आप कहेंगे नहीं। तो सीधा ही दिख रहा है कि 6 पे n का कोई भी मान रख लेंगे वह 0 पे समाप्त नहीं होगा, उसका इकाई अंक 0 नहीं होगा। तब सवाल यह आता है कि किसका इकाई अंक 0 आएगा। जब इस तरीके का सवाल है तो उसका इकाई अंक 0 भी होगा, तो किस संख्या का इकाई अंक 0 होगा ये बताइए। मैं बताता हूं किस संख्या का इकाई अंक 0 होगा। ध्यान से देखिए, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 0 हो, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 0 हो और चाहे उस पे घात हम कुछ भी रख लें, 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, बच्चों उसका इकाई अंक 0 पे समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा, किसी भी कीमत पे नहीं होगा। समझ में आई आपको बात? फिर से सुनिएगा बच्चों, ध्यान दिया करिए। इधर हमारे पास दोस्तों से बातचीत करने के लिए, खेलने के लिए, अन्य काम करने के लिए बहुत समय होता है और मैं ये फिर प्रार्थना करता हूं आपसे कि कम से कम आप जब क्लास करने लगे, पढ़ाई के दौरान एकदम बिल्कुल ध्यान को कंसंट्रेट करिए, एक जगह पे केंद्रित करिए और एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, एक एक बातों को सुनिए कि सर क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, हमें समझना है।
एक बार फिर कहता हूं, देखिए जैसे तैसे पढ़ के मैट्रिक पास हो जाइएगा, वो बहुत अच्छी बात है, जैसे तैसे पढ़ के मैट्रिक पास हो जाइएगा, लेकिन इतना ही तो नहीं है, हमें तो आगे भी करना है बच्चों। एक फिर कहते हैं कि 10 और 12, जिसको हम लोग 12 कहते हैं, मतलब 10th की क्लास हो गई, फिर उसके बाद 11th हो गया, 12th हो गया, ये सारी क्लास हमारी जड़ें हैं, हमारी बेस है। कक्षा 9, 10, 11वीं और 12वीं, ये सारी हमारी बेस है। जैसे कोई व्यक्ति मकान बनाता है, मकान बनाने से पूर्व वह क्या करता है, जमीन में ही बहुत सारे पैसे डाल देता है, जमीन को बनाता है पहले, अब फिर उस पे वह बिल्डिंगें खड़ी कर देता है, और चूंकि उसका जमीन बना रहता है, वह 4, 5, 10 बिल्डिंग को भी वह लोड ले लेता है, उसका वजन ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसका बेस मजबूत हो गया। ठीक इसी प्रकार आगे चल के देखिए, पढ़ने का उद्देश्य हमारा कुछ ना कुछ है, क्योंकि हमारे माता पिता हमें पढ़ा रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है, कोई जॉब हो, हम लोग आगे चल के कोई जॉब करें, कोई सरकारी नौकरी हमें मिले, तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, अभी से जड़ें मजबूत करनी पड़ेगी, अर्थात हमारी जो बेस है उसको अभी से बनाना पड़ेगा। तो कक्षा 9, 10 और 11th और 12th, ये हमारी जड़ें मजबूत करने का एक साधन है, ये हमारी बेस है, और इसके आधार पे आप किसी भी एग्जाम को कर पाएंगे। थोड़ा ही मेहनत करना पड़ेगा, आगे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। अभी आप मेहनत करते हैं तो आगे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और अभी यदि आप लापरवाही से पढ़ते हैं तो शायद उस समय आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी आपकी जड़ें कमज़ोर है, अभी आपने बेस को ठीक से नहीं बनाया। इसके ऊपर आप बिल्डिंग रख ही नहीं सकते, ऊपर बना ही नहीं सकते, बनाने का काम करिएगा और नीचे फिर नीचे गिर जाएगा। तो इसीलिए बच्चों ध्यान दिया करिए एक एक बातों पे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी हमने सुना कि 6 पे घात n की जगह पे हम कुछ भी रख लें, 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, वो कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा, किसी भी कीमत पे नहीं होगा। तो अब बात ये आती है कि सर जब 6 पे घात हम रखेंगे तो उसका मतलब वो इकाई अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा, तो किस संख्या का होगा? तो भाई साहब मैं एक बार फिर कह देना चाहता हूं, किसका होगा, सुनिएगा ध्यान से। इकाई अंक यदि 0 हो, अब फिर उस पे हम घात चाहे कुछ भी रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, वैसी परिस्थिति में वह 0 पे समाप्त होगा। जैसे मैं कहता हूं कि एक संख्या मैंने 10 लिया, तो इकाई अंक क्या है बच्चों? 0 है। इस पे आप कुछ भी घात रख लीजिए। तो बड़ा बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, हम बड़ा घात क्यों रखें? हम हमेशा कोशिश करिए कि हम छोटा से छोटा चीज माने, ताकि हमारा समय भी बचे और जल्दीबाजी में हमारा आंसर आए। तो मान लीजिए मैं इस पे घात 2 रखता हूं, हालांकि मैं 1 भी रख सकता था, लेकिन मैंने घात 2 रखा, तो 10 पे घात मैंने 2 रखा, तो अर्थात 10 2 बार गुना है, 10 गुना 10, और 10 गुना 10 करेंगे बच्चों कितना होगा? आप कहेंगे सर 100 होगा। क्या इकाई अंक 0 पे समाप्त हुआ? बच्चों इकाई अंक 0 पे कब समाप्त हुआ? क्योंकि इसका इकाई अंक पहले से 0 था। जिस संख्या का इकाई अंक 0 होगा वही संख्या आगे चल के इकाई अंक उसी के, अब 3 भी रख के देख लीजिए, आप चाहे 1 रख लीजिए, यहाँ पे 1 भी रखते हैं ना, तो भी तो इकाई अंक 0 पे समाप्त हुआ। आप 3 रखिए, 4 रखिए, मतलब n की जगह पे आप कुछ भी रख लीजिए, इकाई अंक 0 पे तब समाप्त होगा जब उस संख्या में इकाई अंक 0 हो। बात आप समझ चुके होंगे। चलिए हम सवाल को बढ़ाने का काम करते हैं। एक चीज और रह गया। क्या रह गया? अब आप यहां देखेंगे, हमने एक संख्या क्या मानी है बच्चों? 10। एक संख्या क्या माना? 10। अब 10 माना तो 10 का यदि आप फ्रैक्शन करेंगे, तोड़ेंगे, तो आप कहेंगे, आप 2 संख्याएं आपके सामने आएगी, एक तो 2 आएगा, एक 5 आएगा। 2 और 5 आया, 2 और 5। एक ये भी चीज निकल के सामने आ रही है, किसी संख्या का फ्रैक्शन यदि 2 गुना 5 के रूप का हो, 2 गुना 5 के रूप का हो, तो उस संख्या का इकाई अंक 0 होता है। कोई और संख्या ले लीजिए जिसका इकाई अंक 0 हो, जैसे मैं 30 लेता हूं, ये 30 है और इस पे मैं घात 1 रख रहा हूं बच्चों, ज्यादा नहीं रखूंगा, 1 रखूंगा, और 30 का फिर फ्रैक्शन करते हैं हम लोग, तोड़ते हैं इसको, तो 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में। हुआ कि नहीं हुआ? तो आप देखेंगे 2 और 5 के रूप का हुआ, हालांकि 3 भी आया, लेकिन 2 और 5 तो है, 2 और 5 है ना फ्रैक्शन में, 2 और 5 फ्रैक्शन में है, तो उस संख्या का इकाई अंक 0 पे समाप्त होगा।
समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग लिखने का काम करेंगे। बस इसमें कुछ था ही नहीं, थोड़ा समझने में ही जो समय लगना था इसको, अब इसमें कुछ नहीं था। और रही बात 6, अब 6 को देखिएगा तो 6 का मान लीजिए आप फ्रैक्शन करिए, 6 का फ्रैक्शन करते हैं, कितना आएगा? आप कहेंगे सर 2 और 3 आया, तो 2 और 3 के रूप का आया, 2 और 3 के रूप का आया, जबकि हमें 2 और 5 के रूप का आना था। जब तक 2 और 5 के रूप का नहीं होगा तब तक उसका इकाई अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है बच्चों, वैसे समझाने के लिए इतना बड़ा हो गया। ठीक है, हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? संख्या, बस कुछ लिखना है थोड़ा बहुत अपने कॉमन सेंस से। संख्या 6 पे घात n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है बच्चों? हम कहेंगे 2 पे पावर n, कुछ भी रख लीजिए, गुना 3 पे पावर m, m मतलब लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पे घात n और 3 पे घात m के रूप का है, जहां n तथा m क्या है? m तथा n प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। अब चलिए, हमने पहले ये लिख लिया, प्राकृत संख्या है। हमने क्या लिखा बच्चों? संख्या 6 पे घात n का अभाज्य गुणनखंड। जब हमने इसको तोड़ा तो क्या हुआ बच्चों? आप कहेंगे सर 2 और 3 के रूप का हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे हमने n लिख दिया, यहाँ पे m लिख दिया, कुछ तो घात होगा। जैसे मान लीजिए इस पे घात कितना है? आप कहेंगे सर इस पे घात 1 है, इस पे भी 1 है, तो कुछ तो घात है। तो वही चीज हमने लिखा है कि संख्या 6 पे घात n, लेकिन अब हम लिखेंगे यहाँ पे लेकिन 6 पे घात n का, लेकिन थोड़ा यहाँ पे रह गया बच्चों, लेकिन संख्या 6 पे घात n का 6 पे घात n का इकाई अंक 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? बताइए। लेकिन संख्या 6 पे घात n का इकाई अंक 0 पे समाप्त होने के लिए किस रूप का हो? आपने अभी सुना है, किस रूप का होना चाहिए? आप कहेंगे सर 2 पे घात n गुना 5 पे घात m के रूप का होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा रह गया, 6 पे घात n का इकाई अंक 0 पे समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लिख लेंगे, नहीं तो आगे चल के थोड़ी भूल पड़ जाएगी। समाप्त होने के लिए 6 पे घात n का अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात n गुना 5 पे घात m के रूप का होना चाहिए, जहां n तथा m क्या है? प्राकृत संख्या है। m तथा n प्राकृत संख्या है, चलिए देखेंगे बच्चों ध्यान से।
अब हम लोगों ने दोनों कंडीशन लिख लिया है। क्या लिखा है कि संख्या 6 पे घात n का अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात, अब सीधा कहेंगे 2 गुणा 3 के रूप का है, जहां n तथा m प्राकृत संख्या है। लेकिन 6 पे घात n का इकाई अंक 0 पे समाप्त होने के लिए 6 पे घात n का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का होना था बच्चों? 2 गुणा 5 के रूप का होना था। 0 पे समाप्त होने के लिए किस रूप का होना था अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणा 5 के रूप का होना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किस रूप का हुआ? 2 और 3 के रूप का हुआ। अतः हम कह सकते हैं, हम यहां पे लिखेंगे अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि संख्या 6 पे घात n का इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। दैट्स ऑल बच्चों, यही करना था, बस इतना ही करना था हमें। एक बार देख लीजिए, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये हमें करना था, क्या करना था कि संख्या 6 पे घात n का इकाई अंक 0 पे समाप्त होने के लिए किस रूप का होना था? उसका फ्रैक्शन किस रूप का होना था बच्चों? फ्रैक्शन होना था 2 और 5 के रूप का, तब वो 0 पे समाप्त होता। लेकिन ऐसा तो नहीं है। 6 का फ्रैक्शन कितना है? क्या 2 और 5 के रूप का है? बिल्कुल नहीं। 6 का फ्रैक्शन 2 और 3 के रूप का है। तो 2 और 3 के रूप का इसका अभाज्य गुणनखंड आया। यही कारण है कि वह 0 पे समाप्त नहीं होगा। 0 पे समाप्त होने के लिए 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होना था 2 और 5 के रूप का होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि संख्या 6 पे घात n का इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले सवाल में। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, आपके मन में किसी प्रकार का कोई विचार चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले सवाल में। तो बच्चों, अब हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.2 के सवाल नंबर 6। बने रहे हमारे साथ। ठीक है, देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। लिखा है कि व्याख्या कीजिए। इस बार हमें व्याख्या करना है। क्या व्याख्या करने के लिए कहा है कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य तो है, लेकिन क्यों है बताइए, कैसे भाज्य? ये कहने के लिए कह रहा है। तो बच्चों, सबसे पहले भाज्य संख्या की परिभाषा हम लोग समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, जान लेते हैं। भाज्य संख्या की परिभाषा क्या है बताइए? जानते हैं क्या भाज्य संख्या की परिभाषा? फटाफट बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए भाज्य संख्या की परिभाषा क्या है। ठीक है, सुनिए। और जो बच्चे नहीं जानते वो यहां सुनेंगे ध्यान से। जो जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें, और जो बच्चे नहीं जानते कृपया यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। बच्चों, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 1 से भाग लगे, खुद से भाग लगे, किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे। 1 से भाग लग रहा है, खुद से भाग लग रहा है, और किसी अन्य संख्या से भाग लग रहा है, वैसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। समझ में आ गया ना भाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक बार फिर बोलते हैं, वैसी संख्या जो 1 से भाग लगे, खुद से भाग लगे और किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाए। किससे भाग लगे? वैसी संख्या जो 1 से भाग लगे, खुद से भाग लगे, किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाए, वैसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। बस इसी के आधार पे तोड़ देंगे सवाल को, इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए देखते हैं, अब हम लोग हल करेंगे। स्टार्ट। क्या है बच्चों? देखें तो यहां पे देखिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, यही तो है। बताइए, क्या यह भाज्य संख्या है? क्या भाज्य संख्या है? आप कहेंगे सर कॉमन ले लीजिए। अब देखिए, कॉमन लेते हैं हम लोग। यहां भी, इधर भी 13 है, इधर भी 13 है, दोनों में 13 मिल रहा है। 13 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा इधर? 7 गुना 11, यही बचेगा, क्योंकि 13 तो हम लोग ले चुके हैं। प्लस है तो प्लस, और फिर इधर क्या बचेगा बच्चों? 1। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए,
अब क्या बन गया 7 गुना 11, 13 चुकी ले चुके हैं प्लस 1, यही तो बचेगा। अब देखिए इसमें 13 से भी भाग लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? 13 से भाग लगेगा, 13 से भी लगेगा, 1 से भी भाग लगेगा, 1 से तो किसी भी संख्या में भाग लगता है, और खुद से तो लगेगा ही लगेगा। 13 इंटू 7 गुना 11 प्लस 1 से तो भाग लगेगा ही लगेगा। हम लोग लिखेंगे चूंकि 13 इंटू 7 गुना 11 प्लस 1 1 से, देखिए बच्चों 1 से लगेगा, 1 से खुद से तथा 1 से खुद से तथा एक अन्य संख्या 13 से क्या है बच्चों? विभाज्य है, 13 से विभाज्य है कि नहीं? बोलिए है कि नहीं? ये 13 इंटू 7 गुना 11 प्लस 1 से तो भाग, किसी भी संख्या में 1 से भाग लगता है, 1 से भाग लगेगा, खुद से तो लगेगा ही लगेगा। कोई भी संख्या एक और खुद से भाग लग जाती है, चाहे दुनिया की कोई भी संख्या हो बच्चों, दुनिया की कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, वह 1 से भाग लगता है और खुद से भाग लगता है। याद देखिए 1 से और खुद से तो भाग लगेगा ही लगेगा, ये तो स्वाभाविक है कि कोई भी संख्या एक और खुद से भाग लगता है, तथा एक अन्य संख्या से भी भाग लग रहा है। किससे लग रहा है? आप कहेंगे सर 13 से भाग लग रहा है। इसमें आप भाग दीजिए, या रब करते हैं साइड में, यही कर लेते हैं। यहां पे देखिए क्या लिखा है, 13 इंटू 7 गुना 11, यही ना है, प्लस 1, किससे भाग लगेगा बताइए? 13 से नहीं लगेगा, 13 से देंगे 13 13 कट जाएगा, तो 13 से तो भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चलिए 13 से भाग लग रहा है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसीलिए 13 इंटू 7 गुना 11, या फिर हम ये ना भी लिखें, ये भी कह सकते हैं कि इसीलिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 क्या है बच्चों? आप कहेंगे भाज्य संख्याएं है, भाज्य संख्या है, क्या है? भाज्य संख्या है, ये कारण है कि भाज्य संख्या है। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हो गया? देख लीजिए एक बार ठीक से, चूंकि जगह का अभाव है बच्चों, मैं उसको मिटाने वाला हूं, आप लोग इसको देख लीजिए एक बार ध्यान से, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटाने वाला हूं, ठीक है? मिटाओ। चलिए अब हम लोग करेंगे आगे, इतना आप लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, जगह का अभाव है थोड़ा, एक कारण है कि इसको मिटाना पड़ रहा है। आगे का हम लोग देखते हैं। आगे इसकी तो बच्चों हम लोग कर लिया अभी, और फिर क्या बचा है? और फिर अब ये देखिए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, बस फटाफट करिए। क्या करिएगा बच्चों? क्या कॉमन आएगा? आप कहेंगे सर 5 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा बच्चों? 5 नहीं आएगा, यहां भी 5, यहां भी 5, तो दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? 5 कॉमन हो रहा है। चलिए ठीक, 5 को कॉमन का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चे कॉमन का मतलब नहीं जानते। कॉमन मतलब भाग, कॉमन मतलब क्या होता है? भाग। तो 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और प्लस के बगल में बच्चों क्या होगा? 1, क्योंकि 5 से 5 में एक बार में ही भाग लगेगा। बस क्लियर हुआ। अब क्या करना है? अब तो सिर्फ लिखना है। हम लिखेंगे चूंकि क्या? अब देखिए इसमें समझिए, इसमें कोई भी दुनिया की किसी प्रकार की कोई संख्या क्यों ना हो बच्चों, अभी हम लोग कुछ देर पहले हम लोगों ने सुना है कि वह 1 से और खुद से जरूर भाग लगेगा। दुनिया की कोई भी संख्या हो वह 1 से और खुद से भाग लगेगा। बताइए लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना? बिल्कुल लगेगा। 1 से और खुद से तो भाग लगता ही लगता है, और
अन्य संख्या से यदि वह भाग लग जाए, अन्य किससे लगेगा बताइए, इस पूरी संख्या में 1 से भाग लगेगा क्या, आप कहेंगे हाँ। खुद से भाग लगेगा क्या, आप कहेंगे हाँ। क्या 5 से भी भाग लग रहा है, आप कहेंगे हाँ। तो 3 संख्या से बच्चों भाग लगी कि नहीं लगी, आप कहेंगे सर लगी। लगी तो यह कौन सी संख्या है बच्चों, भाज्य संख्या है। चलिए वही लिखते हैं, चूंकि 5 इंटू 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, क्या 1 से, खुद से, 1 से भाग लगा, खुद से भाग लगा, तथा एक अन्य संख्या, तथा एक अन्य संख्या, अन्य संख्या किससे भाग लगा, फटाक से बताइए किससे भाग लगा, आप कहेंगे सर 5 से। अन्य संख्या 5 से विभाज्य है, 5 से क्या है, विभाज्य है। इसीलिए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 भाज्य संख्या है। That's all। बस यही करना था बच्चों, यही तो कह रहा था, कहा था, हम लोगों से पूछा था कि बताइए भाज्य संख्या क्यों है, क्यों है भाज्य संख्या, पता चला कि नहीं चला, क्यों है भाज्य संख्या। हम लोगों ने बिल्कुल ठोक के इसका जवाब दिया है कि वह भाज्य संख्या क्यों है। आप लोगों ने देखा भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि 1 से भाग लग रहा है, खुद से भाग लग रहा है, किसी अन्य संख्या से भाग लग रहा है, यही कारण है कि वह भाज्य संख्या है। और क्या है इसमें, है कुछ, ठीक है बच्चों। अब हम लोग करेंगे अगला सवाल, आप इसको देख लीजिए, सारा देखिए, देख लीजिए एकदम बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं है बच्चों। अब हम लोग करेंगे अगला सवाल। तो अब हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.2 के सवाल नंबर 7 को। बहुत ही मजेदार सवाल है, इतना लंबा चौड़ा भले ही देखने में लग रहा है लेकिन है बहुत ही आसान। क्या लिखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है। कहा है कि मान लीजिए वह सोनिया और रवि एक ही जगह पे एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं और वह कब मिलेंगे। बच्चों जहां पे मिलने की बात आती है ना, वहां पे हम लोग एलसीएम करते हैं, लघुत्तम। चलिए ठीक है, एलसीएम ही कर लेते हैं। हल हम लोग शुरू कर रहे हैं, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम लोग लघुत्तम कर लेते हैं। किस विधि से करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। कर लेते हैं एक बार 18 को, एक साइड 12 को हम लोग अलग अलग लिखते हैं। तो 2 नमा 18, फिर 3 तिया 9, फिर इसका करिए 2 छकी 12, 2 तिया 6। अब सबका हमें फ्रैक्शन मिल गया, आप यहां देख रहे हैं सामने लिखा है। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। लिख लेते हैं एलसीएम कितना आएगा। तो एलसीएम क्या लिखते हैं, जो दोनों में मिलता है वो पहले लिखेंगे। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, चलिए 2 लिख लीजिए, ठीक है। इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यहाँ पे 3 लिख लीजिए। फिर जो नहीं मिला ना वो लिखिए। क्या नहीं मिला, ये 3 नहीं मिला, यहाँ पे 3 लिखिए। ये 2 नहीं मिला, यहाँ पे 2 लिखिए। उसके बाद कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन गुना कर लीजिए। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 मिनट। बच्चों वे आपस में 36 मिनट में मिलेंगे। बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले चैप्टर में।